और ओमेगा सी मल्टीप्लाई कर दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/LC, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√LC, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2πf 1/√LC। यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2π√LC। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2π√LC। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। फॉर एन RC ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन ZRCS, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ZRC 0 डेट इज ग्रेटर देन ZRC इन्फिनाइट ओनली। ये इसमें क्या आएगा ग्रेटर देन आएगा सिर्फ। Which of the following theorem can be applied to any network, लीनियर और नॉन लीनियर, एक्टिव और पैसिव, टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट। अब देखो क्या है, फर्स्ट जो इसके अंदर है थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम जो अप्लाई करते हैं तो सिस्टम कैसा होना चाहिए एक्टिव लीनियर बायलैटरल नेटवर्क होना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करते हैं। नॉर्टन्स भी क्या होता है थेवेनिन का ही क्या होता है, थेवेनिन की तरह ही पार्ट होता है नॉर्टन थ्योरम। इसमें क्या करते हैं पूरे सिस्टम को एक वोल्टेज सोर्स और एक आरटीएच में कन्वर्ट करते हैं, और नॉर्टन में क्या करते हैं पूरे सिस्टम को एक करंट सोर्स और एक नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों कंडीशन के अंदर सिस्टम कैसा होना चाहिए एक्टिव लीनियर बायलैटरल होना चाहिए। सुपरपोजिशन के अंदर भी क्या होना चाहिए जो सिस्टम कैसा होना चाहिए एक्टिव लीनियर बायलैटरल होना चाहिए। यानी सिस्टम कैसा होना चाहिए तीन केस के अंदर सिस्टम कैसा होना चाहिए लीनियर 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 रिक्वायरमेंट है। टेलीगन थ्योरम क्या बोलती है टेलीगन थ्योरम के अंदर सिस्टम लीनियर नॉन लीनियर हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है जितनी पावर आप क्या कर रहे हो डिलीवर्ड कर रहे हो वो क्या होती है किसी ब्रांच के अंदर टोटल पावर डिलीवर टोटल पावर एब्जॉर्ब दैट इज इक्वल टू, यानी जितनी पावर डिलीवर हो उतनी पावर क्या हो रही है एब्जॉर्ब होती है। तो अपन क्या बोलते हैं यानी कि किसी ब्रांच के अक्रॉस अपन यदि करते हैं टोटल पावर डिलीवर्ड और टोटल पावर एब्जॉर्ब वो क्या होगी यानी टोटल पावर जो डिलीवर्ड होती है वो क्या होती है इक्वल टू 0 होती है, यानी डिलीवर्ड माइनस एब्जॉर्ब दैट इज इक्वल टू 0। तो वो कौन बताता है आपका टेलीगन्स थ्योरम। तो टेलीगन्स थ्योरम के अंदर आपके को लिए सिस्टम की लीनियर नॉन लीनियर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट और तीनों के अंदर आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए लीनियर ही होना चाहिए। बट आपकी जो टेलीगन्स थ्योरम है उस वो किस पे एप्लीकेबल हो सकती है लीनियर और नॉन लीनियर पे एप्लीकेबल हो सकती है, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट पे भी एप्लीकेबल हो सकती है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा टेलीगन्स थ्योरम। इसके अंदर पढ़ा हो ना समेशन ऑफ वी के आई के डेट इज इक्वल टू 0 वेयर के वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो के किसको रिप्रेजेंट कर रही है kth ब्रांच को, तो ये किसके रिप्रेजेंट कर रही है टेलीगन्स थ्योरम। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो ये तो बहुत ईजी है q इज इक्वल टू सी वी। सी की यूनिट कितनी हो जाएगी q बाई वी। q की क्या होती है कूलाम, v की क्या होती है वोल्ट। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा कूलाम पर वोल्ट। इन प्योर रेजिस्टेंस सर्किट ट्रांजिएंट नॉट अवेलेबल बिकॉज दे। अब देखो आर सर्किट है तो इसमें एल एलिमेंट भी नहीं है सी भी नहीं है, तो एल और सी का क्या काम होता है एनर्जी स्टोर करने का काम होता है। तो कोई भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है, इसके वजह से क्या होगा कोई भी ट्रांजिएंट नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हैव नो स्टोर्ड एनर्जी, यानी कि प्योर रेजिस्टेंस सर्किट क्या करेगा कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं करेगा, यानी रेजिस्टिव सर्किट क्या करेगा एनर्जी को डिसिपेट करेगा। तो इसमें कोई भी एल और सी एलिमेंट नहीं है, तो एल और सी एलिमेंट क्या करते हैं सिस्टम में ट्रांजिएंट क्रिएट करते हैं क्योंकि वो क्या होता है एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हैव नो स्टोर्ड एनर्जी। टू नेग्लेक्ट ए वोल्टेज सोर्स द टर्मिनल अक्रॉस द सोर्स आर।
किसी वोल्टेज सोर्स को जब अपन नेगलेक्ट करते हैं, जब अपन RTH निकाल रहे थे, सिस्टम के अंदर वोल्टेज सोर्स था, तो उस वोल्टेज सोर्स को अपन क्या कर रहे थे, ओपन सर्किट कर रहे थे, शॉर्ट सर्किट कर रहे थे। यानी वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। यदि वो करंट सोर्स होता तो क्या कर देते, उसको ओपन सर्किट। द वोल्टेज एट द टू एंड ऑफ ए लाइन आर 132 किलोवोल्ट and its reactance is 40 ohm. The capacity of the line is ये तो फॉर्मूला कैपेसिटी क्या होती है, EV अपॉन एक्स। EV अपॉन एक्स होती ना, यानी कि क्या होता है, दोनों साइड का वोल्टेज क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 132 इंटू 132, एक्स की वैल्यू कितनी रखी है 40, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी। ये भी किलो वोल्ट के अंदर है, वो भी किलो वोल्ट के अंदर, ये किसके अंदर चल जाएगा, मेगावाट। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, 132 इंटू 132 डिवाइड बाय 40, तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा 435.6 मेगावाट। तो कितनी कैपेसिटी हो जाएगी इसकी, 435.6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस। अब आपको सस्पेंशन टाइप स्ट्रिंग दे रखी है, स्ट्रिंग के अंदर जो अपन पढ़ रहे, स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, पूरी सस्पेंशन डिस्क होती है। मतलब क्या होता है, एक टावर होता है, टावर से क्या होती है, डिस्क लगी होती है यहाँ पर, और ये क्या होता है, एक लाइन कंडक्टर होता है यहाँ पर, और ये आपका क्या हो गया, टावर हो गया। अब ये जो लाइन कंडक्टर होता है, अब क्या होगा, कहाँ पर वोल्टेज, किस डिस्क के क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होगी, जो उस लाइन के इस कंडक्टर के नियरेस्ट होगा, किसके क्रॉस मिनिमम होगी, जो इससे क्या होगा, दूर होगा। यानी कि क्या होता है, इसकी वजह से क्या होती है, आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वो अलग अलग मेथड पढ़ते हैं अपन। तो इसके अंदर पूछा क्या है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द डिस्क ऑफ स्ट्रिंग। ये तो आपकी डिस्क है स्ट्रिंग की, ऑफ ए सस्पेंशन इंसुलेटर असेंबली इज सेम फॉर ऑल डिस्क, नहीं होती। सभी डिस्क के क्रॉस वोल्टेज आपका सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। मैक्सिमम फॉर यूनिट नियरेस्ट टू द लाइन, हाँ ये सही है। इसके क्रॉस क्या होगा, यानी मान लो इसको डिस्क को मैं ए मान लूँ, इसको वी बी मान लो, और इसके क्रॉस सी मान लूँ, तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी और वी बी इज ग्रेटर देन क्या होगा, वी सी। यानी जो नियरेस्ट डिस्क होगी उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी फर्दर मोस्ट है उस डिस्क से। मैक्सिमम फॉर द यूनिट्स नियरेस्ट टू द टावर, यानी जो टावर के नज़दीक है उसके क्रॉस ज़्यादा होगा, नहीं उसके क्रॉस सबसे कम होगा। इक्वल टू द ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज रेटिंग, नहीं वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज के इक्विवेलेंट
नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फॉर यूनिट नियरेस्ट टू द लाइन, यानी कि किसके क्रॉस मैक्सिमम होगा, जो लाइन के नियरेस्ट होगी। स्किन इफेक्ट इंक्रीजेज द, स्किन इफेक्ट का क्या करता है, काम होता है, ये रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ लाइन। ये था ना RAC इज ग्रेटर देन RDC, तो इसका इफेक्ट का रीजन क्या था, एक तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और एक आपने क्या पढ़ा था, स्किन इफेक्ट। तो दोनों की वजह से क्या होता है, जो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है वो बढ़ जाती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज जनरली कनेक्टेड इन, अब जो जनरली किस में कनेक्टेड होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट स्टार्ट करना है तो सेकेंडरी साइड तो स्टार्ट होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल पॉइंट स्टार्ट हो पाएगा। तो इसलिए जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो किस टाइप का होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है वो हमेशा किस टाइप का होता है, डेल्टा स्टार टाइप, यानी यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट यानी 4 वायर मिल जाएंगे ना, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हो गया वो किस टाइप का हो गया, डेल्टा स्टार टाइप का। द डिसएडवांटेज, ऑफ, अब ये क्या पूछा है, लो ऑयल सर्किट ब्रेकर, और एक कौन सा है, बल्क ऑयल। बल्क ऑयल जिसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी लो ऑयल मतलब जिसमें ऑयल की क्वांटिटी कम यूज़ करते हैं, तो इसको MOCB बोलते हैं, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। ये आपका कौन सा हो गया, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, यानी फिर लो ऑयल या फिर मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, MOCB। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर यदि ऑयल कम यूज़ कर रहे हैं तो स्पेस भी कम यूज़ करेंगे, तो ये तो इसका क्या है, एडवांटेज है। देर इज ए रिड्यूस, जब ऑयल ही कम होगा तो फायर का जो चांसेस होंगे वो भी कम होंगे, तो ये भी क्या इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। मेंटेनेंस प्रॉब्लम, जब आपका क्या होगा, फायर इस कम प्रॉब्लम होगी तो मेंटेनेंस प्रॉब्लम भी क्या होगी, कम होगी, तो ये भी इसका क्या एडवांटेज है। एक इसने क्या पूछा, देर इज अ डिफिकल्टी इन रिमूविंग गैस फ्रॉम कॉन्टैक्ट स्पेस इन टाइम, जब ऑयल कम है तो उस गैस को हटाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज। तो ये किसका डिसएडवांटेज हो गया, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का। तो इसमें डिफिकल्टी होती है गैस को रिमूव करने में, जो कॉन्टैक्ट होता है इसको जब अपन सेपरेट करते हैं तो गैस लिबरेट होती है। अब उस गैस को यदि बल्क ऑयल होता तो वो क्या करता, गैस लिबरेट हो जाती। इसमें क्या होता है, कार्बन पार्टिकल भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑयल कम है उसमें कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो उस ऑयल को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो दिक्कत क्या आ रही है, इसमें दिक्कत किसकी आ रही है, रिमूविंग गैस, यानी कि ऑयल कम होने की वजह से गैस को भी जो अपन रिमूविंग फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, लाइटनिंग अरेस्टर कनेक्टेड इन ए पावर सिस्टम प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम। अब लाइटनिंग अरेस्टर का क्या यूज़ है, लाइटनिंग अरेस्टर के इसलिए काम हो जाता है, और वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है। अब वो ओवर वोल्टेज डायरेक्ट स्ट्रोक होता है, डायरेक्ट स्ट्रोक होता है तो उसके लिए ऊपर अपने क्या लगा रखा था, ग्राउंड वायर लगा रखा था, अर्थ स्क्रीनिंग कर रखी थी। मान लो क्या हुआ, इनडायरेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट क्या हुआ, वोल्टेज ज़्यादा बढ़ गई और वो वोल्टेज क्या होगी, आपके स्टेशन की तरफ आ गई, यानी GSS स्टेशन की तरफ आ गई। उस समय आपका क्या काम करेगा, यानी इनडायरेक्ट स्ट्रोक की वजह से क्या होगा, वो वोल्टेज बढ़ती हुई आपके सिस्टम की तरफ आएगी। जब सिस्टम की तरफ आएगी तो वहाँ पर क्या लगा हुआ, एक LA लगा हुआ। तो LA एक्चुअल में क्या होता है, LA के अंदर क्या होता है, अपन क्या होता है, एक स्पेस होता है, नहीं तो क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है, वो क्या होता है, ओपन होता है, और एक नॉन लीनियर रेजिस्टर होता है।
जैसे ही वो वोल्टेज ज़्यादा आती है तो वो क्या होता है, जो स्पेस है कॉन्टैक्ट के बीच में वो क्या हो जाता है, पंक्चर हो जाता है। और वो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है नॉन रेजिस्टेंस, उस समय वो वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी सारी जो हायर वोल्टेज है वो एल ए के थ्रू कम हो जाती है, ग्राउंड चली जाती है। यानी आपका सिस्टम क्या रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। यानी कि और वोल्टेज प्रोटेक्ट करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, एल ए यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर वोल्टेज ड्यू टू इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। तो ओवर वोल्टेज किसकी वजह से क्रिएट हुई थी, इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक की वजह से। उससे क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। रेजिस्टेंस स्विचिंग इज नॉर्मली रिस्टोर्ड इन केस ऑफ, अब किस में यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस स्विचिंग, ये यूज़ करते हैं अपन किस में, एयर ब्लास्ट सर्किट में। और रेजिस्टेंस स्विचिंग होती क्या है, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस क्या लगा देते हैं अपन, एक रेजिस्टर लगाते हैं। अब इसके लगाने से फ़ायदा क्या है, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज और रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी वैल्यू कम होने की वजह से क्या होगा, जो रिस्ट्राइकिंग होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे वोल्टेज के। तो इसलिए मेनली किस में एम्प्लॉय करते हैं अपन, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के केस में अपन इसको यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर बाइसिंग इज प्रोवाइडेड बाय, अब जो ट्रांजिस्टर बाइसिंग है वो किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, ये आपका प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बाइसिंग सर्किट। ए सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर सप्लाई, ये लोड ड्राइंग कांस्टेंट एंड रिपल फ्री लोड करंट, इफ द ट्रिगरिंग एंगल इज 30 डिग्री देन द इनपुट पावर फैक्टर विल बी। अब इसमें पूछा क्या, इनपुट पावर फैक्टर, इसका एक फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर का, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। पावर फैक्टर इज इक्वल टू डिस्टॉर्शन फैक्टर जी, और एक होता है आपका एफ टी एफ, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। डिस्टॉर्शन फैक्टर इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर से। और इसकी फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कॉस अल्फा। और इसकी जो डिस्टॉर्शन फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2√2 अपॉन पाई। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री, तो यहाँ मैं कॉस 30 डिग्री पुट कर देता हूँ, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√2 अपॉन पाई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0.7
0.78। तो ये आपका किसका, इसका जो पावर फैक्टर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.78। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.78। वो भी पावर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। इन ए सिंगल पावर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर minimum output voltage and maximum output voltage are obtained at which conduction angle? अब जिसके अंदर जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो किसका फॉर्मूला क्या होता है 2Vm/पाई कॉस अल्फा। अल्फा की वैल्यू यदि मेरी 180 डिग्री होगी उस समय इसकी वैल्यू क्या होगी कॉस अल्फा, यानी कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। उसमें जो मेरे को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा 2Vm/पाई। यदि अल्फा की वैल्यू मेरी 0 डिग्री है तो cos 0 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2Vm/पाई। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये मिनिमम हो गई, ये कौन सी हो गई मैक्सिमम। तो आपको जो मिनिमम मिल रही है वो किस एंगल पे मिल रही है 180 डिग्री पर, और जो मैक्सिमम मिल रही है वो किस एंगल पे मिल रही है 0 डिग्री पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 180 डिग्री पर क्या मिल रही है, वो पहले क्या पूछा है मिनिमम आउटपुट वोल्टेज, और सेकंड क्या पूछा है मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। तो मिनिमम आउटपुट वोल्टेज किस एंगल पे मिल रही है 180 डिग्री पर, और मैक्सिमम किस पे मिल रही है 0 डिग्री पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 180 डिग्री 0 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मॉसफेट एक्ट एज एन एम्पलीफायर इन इट्स, जो मॉसफेट होता है वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। वो किस रीजन में करता है वो सैचुरेशन रीजन के अंदर। ट्राइक आर यूजली ऑपरेटेड एट, जो ट्राइक होता है वो मोस्टली किस में यूज करते हैं अपन पावर फ्रीक्वेंसी के। चॉपर कन्वर्ट, चॉपर का काम क्या है चॉपर कन्वर्ट करते हैं डीसी टू डीसी। ए 4 क्वाड्रेंट चॉपर कैन नॉट बी ऑपरेटेड एज, कैन नॉट भी पूछा है, तो कैन नॉट भी पूछा है, इसका मतलब इसमें तो 1 क्वाड्रेंट चॉपर की तरह तो ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इन्वर्टर का काम क्या है डीसी टू एसी, इससे अपन डीसी को एसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं,
और रेक्टिफायर क्या होगा, AC टू DC। यानी कि ये काम क्या नहीं कर सकता, कैन इसको अपन साइक्लो कन्वर्टर की तरह ऑपरेट नहीं कर सकते। AC टू AC एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, AC टू AC एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, उसको अपन क्या बोलते हैं, साइक्लो कन्वर्टर। तो ये साइक्लो कन्वर्टर की तरह काम नहीं कर सकता क्या, आपका 4 क्वाड्रेंट चॉपर। स्टेप डाउन चॉपर कैन बी यूज्ड इन, तो स्टेप डाउन चॉपर अपन किस में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी यूज़ करते हैं, मशीन टूल में भी यूज़ करते हैं। यानी वोल्टेज को कम करना है, DC वोल्टेज को, तो स्टेप डाउन चॉपर यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। टू मीट हाई करंट डिमांड वी यूज SCR इन, तो SCR यदि हाई करंट डिमांड को करना है तो SCR को किस में यूज करेंगे अपन, पैरेलल के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन। द लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर ओवर करंट इन लो वोल्टेज सिस्टम इज, इसमें क्या पूछा है, चीपेस्ट यानी लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन, और लो वोल्टेज के लिए करना है। लो वोल्टेज के लिए अपन फ्यूज वायर यूज कर सकते हैं। फ्यूज वायर क्या, बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन है फॉर ओवर करंट से। पूछा किससे, ओवर करंट से प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, रिवायरेबल फ्यूज अपन यूज कर सकते हैं। The rate of rise of restacking voltage depend upon, जो रिस्टैकिंग वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड करती है, द टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, द इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ओनली, द कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम ओनली, द बोथ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ, तो किस पे डिपेंड करती है, बोथ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पर। क्योंकि जो रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्टैकिंग वोल्टेज उसकी वैल्यू क्या थी, जो आपकी रिस्टैकिंग वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या थी, E इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 1/√LC। अब इसको जब अपन क्या करते हैं, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्टैकिंग वोल्टेज, तो क्या करेंगे, DE/dt, तो DE/dt 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, तो इसको करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा E साइन ऑफ ओमेगा टी। तो वो आपकी क्या आ जाएगी, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्टैकिंग वोल्टेज आ जाएगी। यानी ओमेगा का फैक्टर आ गया, तो वो ओमेगा फैक्टर क्या हो गया, 1/√LC। यानी ओमेगा यानी कि वो किस पर डिपेंड कर रही है, 1/√LC पर आपकी रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्टैकिंग वोल्टेज डिपेंड कर रही है। तो 1/√LC पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब L और C दोनों फैक्टर पर क्या कर रही है, आपकी डिपेंड कर रही है रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्टैकिंग वोल्टेज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
both inductance and capacitance. Overload protection is generally not provided for. Not मोस्टली जो ओवरलोड प्रोटेक्शन है वो अपन अल्टरनेटर के केस के अंदर अपन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ट्रांसफार्मर के केस के अंदर प्रोवाइड करते हैं बस बार होना है, और अल्टरनेटर के केस के अंदर अपन क्या करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं उसमें गवर्नर सिस्टम होता है जो प्राइम मूवर की स्पीड और उसको गवर्निंग सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जनरली अपन ओवरलोड प्रोटेक्शन अपन प्रोवाइड नहीं करते। द आर्किंग कॉन्टैक्ट इन ए सर्किट ब्रेकर आर मेड ऑफ, यानी जो आर्क को जो कॉन्टैक्ट होते हैं आर्किंग जिसमें आर्क डेवलप होती है वो किसके बने होते हैं, कॉपर और टंगस्टन। तो कॉपर टंगस्टन अलॉय। जनरेटर बस में कौन कौन से पैरामीटर डिफाइंड होते हैं, वो होते हैं पीवी यानी कि एक्टिव पावर और वोल्टेज, ये क्या पैरामीटर डिफाइंड होते हैं किस पर, जनरेटर बस पर। लोड बस कौन सी होती है, पीक्यू, जहाँ पर क्या होते हैं एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों डिफाइंड होते हैं। तो इसके अंदर कौन सी बस पूछी है, जनरेटर बस। तो जनरेटर बस के अंदर कौन कौन से पैरामीटर डिफाइंड होंगे, पी, और एक होती है स्लैक बस। स्लैक बस में क्या होता है, वी और डेल्टा। न्यूट्रल ग्राउंडिंग प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम सर्ज वोल्टेज। क्या होते हैं एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों डिफाइंड होते हैं। तो इसके अंदर कौन सी बस पूछी है, जनरेटर बस। तो जनरेटर बस के अंदर कौन कौन से पैरामीटर डिफाइंड होंगे, पी, और एक होती है स्लैक बस। स्लैक बस में क्या होता है, वी और डेल्टा। न्यूट्रल ग्राउंडिंग प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम सर्ज वोल्टेज। हाँ, सही है। सर्ज वोल्टेज फ्रॉम टू द आर्किंग ग्राउंड, और वोल्टेज ड्यू टू लाइटनिंग डिस्चार्ज, ये भी सही है। बोथ सर्ज वोल्टेज टू द आर्किंग ग्राउंड एंड और वोल्टेज ड्यू टू लाइटनिंग डिस्चार्ज, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। दोनों से क्या करता है, यानी ग्राउंड नहीं होगा तो अर्थ फॉल्ट आएगा, तो क्या होगा, फ्यूज वायर बर्न नहीं होगा, इससे क्या होगा, वो सिस्टम सेपरेट नहीं होगा और आपका जो फेज है वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसमें क्या होगा, यदि आपका न्यूट्रल ग्राउंडेड है, यदि फॉल्ट आता है फॉल्ट, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, वो आपका फ्यूज वायर क्या करेगा, उससे प्रोटेक्ट कर देगा। यानी कि क्या करता है, ये
सर्ज वोल्टेज और आर्किंग ग्राउंड कर देता है, और ओवर वोल्टेज ड्यू टू लाइटनिंग डिस्चार्ज से क्या करता है, ये आपका न्यूट्रल ग्राउंडिंग आप प्रोटेक्ट करता है। द ड्रॉट प्रोड्यूस्ड बाय द चिमनी इज, अब चिमनी के पास में कौन सा फैन लगा होता है, इंड्यूस ड्राफ्ट। इंड्यूस ड्राफ्ट फैन की कॉरस्पॉन्डिंग फैन इंड्यूस फोर्स ड्राफ्ट फैन क्या करता है, बॉयलर के अंदर क्या करता है, उसके अंदर फीड करता है एयर को, और इंड्यूस ड्राफ्ट क्या करता है, उस एयर को बाहर निकालता है, उसके थ्रू एयर कहाँ जाती है, फिर आपके चिमनी के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ड्रॉट प्रोड्यूस्ड बाय द चिमनी इज, वो कौन सा हो जाएगा, इंड्यूस ड्रॉट। यानी इंड्यूस ड्रॉट आया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ, वो एयर बाहर चली गई। द डिज़ाइन ऑफ इंसुलेशन ऑफ द मॉडर्न EHV लाइन इज बेस्ड ऑन, जब भी इंसुलेशन डिज़ाइन करते हैं वो किस पर डिपेंड करती है, उस वोल्टेज पर, उस मतलब कितने वोल्टेज पे उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड नहीं करती, लाइटनिंग वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती, कोरोना पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है, स्विचिंग वोल्टेज, यानी कि किस वोल्टेज पे उसको स्विच ऑन कर रहे हैं, स्विचिंग कर रहे हैं, तो किस पे डिपेंड करेगी, हमेशा वोल्टेज पर, इंसुलेशन वाला। परमानेंट मैग्नेट शुड हैव, अब जो परमानेंट मैग्नेट होती है उसका जब अपन ग्राफ बनाते हैं, BH कर्व बनाते हैं, तो इसके अंदर कैसा होता है, उसकी कोएसिटिविटी हाई होती है और रिटेंटिविटी भी क्या होती है, हाई होती है। तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसकी कोएसिविटी क्या होती है, हाई होती है। यदि आयरन कोर होती है तो उसकी क्या होती है, रिटेंटिविटी तो आई होगी लेकिन कोएसिविटी क्या होती है, कम होती है। तो परमानेंट मैग्नेट के अंदर क्या होती है, कोएसिविटी और वो आपको जो रिटेंटिविटी दोनों क्या होती है, हाई होती है इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। A magnet is kept in air surrounded by an iron ring. The magnetic line of force from the magnet will be, वो किस में ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगी, क्राउडेड इन द रिंग। अब देखो क्या होता है, मैग्नेट होती है, मान लो ये आपकी मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, यहाँ से क्या निकलती है, मैग्नेटिक लाइन निकलती है। मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती है। अब मान लो क्या होता है, यहाँ पे एक रिंग लगा दो, N और S। अब ये क्या होगा, अब ये आयरन रिंग लगाने से फर्क क्या पड़ेगा, इस रिंग के लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, ये आयरन रिंग है, जब ये आयरन रिंग है तो आपकी जो फ्लक्स लाइन है
फ्लक्स लाइन ट्राई टू फॉलो द लो रिलेक्टेंस पाथ। अब आयरन कोर आ गया तो यहाँ से उसको क्या मिलेगा, लो रिलेक्टेंस मिलेगा, क्योंकि आयरन कोर की क्या होती है, परमिलिटी हाई होती है, कॉरस्पॉन्डिंग रिलेक्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, रिलेक्टेंस कम हो जाएगा। तो रिलेक्टेंस कम हो जाएगा परमिलिटी ज़्यादा होने से, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स लाइन है वो कहाँ से जाने की कोशिश करेगी, इस आयरन कोर से होते हुए जाने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। यानी सारी की सारी फ्लक्स लाइन कहाँ से होने की जाने की कोशिश करेगी, उस आयरन रिंग से पास होने की कोशिश करेगी, यानी उस आयरन रिंग को क्या करेगी, फॉलो करने की कोशिश करेगी। जब वो आयरन रिंग को फॉलो करने की कोशिश करेगी, इसका मतलब सारी की सारी फ्लक्स लाइन कहाँ क्राउडेड हो जाएगी, उस आयरन रिंग की तरफ। तो इसका पीछे का जो रीज़न आ गया वो क्या हो गया कि आयरन कोर आने से उस फ्लक्स लाइन को क्या मिल जाएगा, एक लो रिलेक्टेंस पाथ मिल जाएगा, क्योंकि आयरन कोर की जो परमिबिलिटी होती है वो हाई होती है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, उसका रिलेक्टेंस कम हो जाएगा, और आपके जो फ्लक्स का जो क्या होता है, फ्लक्स किस पाथ को फॉलो करता है, लो रिलेक्टेंस पाथ को, यानी कि सारी की सारी फ्लक्स लाइन कहाँ क्राउडेड हो जाएगी, उस आयरन रिंग के अंदर क्राउडेड हो जाएगी। यानी ये जो रिंग निकलेगी वो सारी कहाँ से निकलने की कोशिश करेगी, उस आयरन रिंग से होने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ से होती जाती तो क्या होता है, एयर पाथ मिलता है, एयर पाथ का जो रिलेक्टेंस है वो ज़्यादा है कॉरस्पॉन्डिंग टू आयरन रिंग। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि सारी की सारी फ्लक्स लाइन कहाँ क्राउडेड हो गई, उस आयरन रिंग में। तो ये चारों तरफ क्या है, आयरन रिंग लगी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्राउडेड इन द रिंग। विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ डू नॉट फॉर्म ए मैक्सवेल इक्वेशन। गाउस लॉ भी होता है, एम्पियर लॉ भी होता है, फ्राइडेज लॉ होता है, प्लैंक लॉ नहीं होता। अपने कभी प्लैंक लॉ पढ़ा भी नहीं है, अपने गाउस लॉ पढ़ा है। एम्पियर पढ़ा है, फ्राइडे लॉ पढ़ा है, लेकिन अपन ने कहीं भी प्लैंक लॉ नहीं पढ़ा है। तो मैक्सवेल इक्वेशन में कौन सा लॉ नहीं होगा, प्लैंक लॉ। ये तो जनरलाइज इक्वेशन होगा, कोई भी कर सकता है इसको। तो गिलबर्ट, गिलबर्ट किसकी यूनिट होती है, एमएमएफ की। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, एमएमएफ। तो 1 गिलबर्ट बराबर कितना होता है, 10/2 पाई एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स की यूनिट अपन क्या रखते हैं, गिलबर्ट भी रखते हैं। तो 10/4 पाई, 10/4 पाई एम्पियर टर्न, ये किसकी हो जाएगी, गिलबर्ट की वैल्यू। अभी आपका कौन, तो इन ए लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द रेशियो ऑफ कंडक्शन करंट डेंसिटी टू द प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज गिवन एज। पूछा क्या है, कंडक्शन करंट डेंसिटी और प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर डिपेंड्स ऑन।
n इज इक्वल टू 120f अपॉन p, यानी f किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पर, नंबर ऑफ पोल पर बाय 120, यानी नंबर ऑफ पोल और रोटेशन स्पीड दोनों पर क्या कर रही है, फ्रीक्वेंसी आपकी डिपेंड कर रही है। ए ट्रांसफॉर्मर कैन हैव रेगुलेशन क्लोजर टू जीरो, यानी किसी का भी रेगुलेशन जीरो करना है तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर पर यूनिट कोस थीटा प्लस माइनस एक्स पर यूनिट साइन थीटा, प्लस किसके केस में होता है, लैगिंग के केस में, और लीडिंग के केस में क्या होता है, माइनस। तो उसको जीरो करना है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव फैक्टर होना चाहिए। तो नेगेटिव कब आएगा, जब आपका लोड फैक्टर कैसा होगा, यानी कि कैसा होगा, लीडिंग होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा, उसका उस कंडीशन पे क्या होगा, आपका नेगेटिव साइन होगा, उस कंडीशन पे आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर। लैगिंग के केस में और लीडिंग के केस में क्या होता है, माइनस। तो उसको जीरो करना है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव फैक्टर होना चाहिए। तो नेगेटिव कब आएगा, जब आपका लोड फैक्टर कैसा होगा, यानी कि कैसा होगा, लीडिंग होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा, उसका उस कंडीशन पे क्या होगा, आपका नेगेटिव साइन होगा, उस कंडीशन पे आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर। द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इन इंटरमीडिएट, वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर, करते हैं। यदि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो आपको एक स्क्वायर वेव मिलती है, तो उसके अंदर क्या होती है, हार्मोनिक्स कंटेंट ज़्यादा होता है। जब मैं वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ तो जो आपकी जो वेव फॉर्म है वो नियर टू साइनोसॉइडल हो जाती है। जब वेव फॉर्म नियर टू साइनोसॉइडल जा रही है, इसका मतलब मैं उसके अंदर हार्मोनिक फैक्टर नियर टू साइनोसॉइडल हो जाती है। जब वेव फॉर्म नियर टू साइनोसॉइडल जा रही है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर हार्मोनिक फैक्टर को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। तो जब हार्मोनिक फैक्टर कम हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की वजह से हार्मोनिक्स क्या हो जाती है, सिस्टम में कम हो जाती है, यानी रिड्यूसेस हार्मोनिक्स फ्रॉम आर्मेचर ईएमएफ। Setting is 50% and CT ratio 400/5.